नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की जो बुक चला रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2, और आज हम इसका अध्याय नंबर 4 या पाठ नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है स्वतंत्र भारत, भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन। इससे पहले 3 पार्ट जो हमने पढ़ाए हैं आपने नहीं देखे, आई बटन में उनका लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम इस पाठ में जो शुरू कर रहे हैं ये शुरू कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद भूमि संबंधी यानी जो भूमि संबंधी क्या सुधार किए गए और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो देखो, स्वतंत्रता के समय भारत को अर्थतंत्र के संदर्भ में अत्यंत नाजुक परिस्थितियां हाथ लगी थी। यानी जब देश आज़ाद हुआ था तो जो आर्थिक स्थिति है इसकी दृष्टि से बहुत ही नाजुक परिस्थितियां हाथ लगी थी। उपनिवेशवाद का भारतीय कृषि पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ा। यानी जो उपनिवेशवाद या जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका भारतीय कृषि पर बहुत ही विध्वंसकारी यानी विस्फोटकारी प्रभाव पड़ा था। इसने अर्थतंत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये जो उपनिवेशवाद है इसने हमारा अर्थतंत्र था इसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आधुनिक औद्योगिक परिवर्तनों से भारत को एकदम दूर रखा गया। यानी जो आधुनिक औद्योगिक परिवर्तन हो से भारत को एकदम दूर रखा गया था। अत्यधिक गरीबी और बर्बादी की कगार पर पहुंची खेती एवं अन्य विकृतियों ने आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को अत्यंत कठिन बना दिया। यानी उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बर्बादी के कारण पहुंची हुई खेती थी और बहुत सारी विकृतियों ने जो आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना है इसको बहुत कठिन बना दिया। ऐसे समय में एक के बाद एक कई भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार संबंधी कानून पारित हुए और गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं, यानी इसलिए भूमि सुधार संबंधी बहुत सारे कानून पारित किए गए और गरीबी मिटाने के लिए जो है कई सारी योजनाएं लागू की गई। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूमि सुधार। स्वतंत्र भारत की सरकार का पहला कदम जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करता है। यानी देश की जो पहली सरकार बनी थी स्वतंत्र भारत की उसका पहला कदम था जमींदारी प्रथा को खत्म करना। क्योंकि संविधान में भूमि सुधार राज्य विषय, इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार को सामंती शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से ध्यान में रखते कानून बनाने की जरूरत है। यानी जो भूमि सुधार है ये क्या था, राज्य का विषय, इसीलिए जो प्रत्येक राज्य सरकार है इसको सामंती शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से ध्यान में रखते हुए कानून बनाने की जरूरत थी। अधिकांश राज्यों में इस प्रक्रिया को पूरा करने में 4-5 वर्ष लग गए। जो अधिकांश राज्य हैं उनको इस प्रक्रिया में पूरा करने में 4-5 साल लग गए, जिसके कारण जमींदार गलत ढंग से दस्तावेजों को अपने पक्ष करने में सफल हो गए। यानी जो जमींदार थे वो गलत ढंग से जो डॉक्यूमेंट थे वो अपने पक्ष करने में सफल हो गए। नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर काश्तकार बेदखल हुए और जमींदार के नाम, उनकी ज़मीन, परिवार, उनके सदस्यों में फर्जी नामों से तैयार किए गए। यानी जो बहुत से बड़े किसान थे उनको उन्हीं की भूमि से बेदखल कर दिया गया और जमींदारों के जो नाम व ज़मीन है और परिवार के अन्य सदस्य वह फर्जी नामों से तैयार की गई। फलस्वरूप जमींदारी उन्मूलन में भूस्वामी द्वारा काश्तकारों से लगान वसूल करना तो गैर कानूनी हो गया और बिचौलियों की समाप्ति तो हो गई, लेकिन भू जोतों की स्वामित्व पद्धति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। यानी जमींदारी उन्मूलन में एक तो भूस्वामी जो थे उनसे काश्तकारों ने एक तो लगान वसूल करना, काश्तकारों से लगान वसूल करना बंद कर दिया, ये तो गैर कानूनी हो गया, और जो बिचौलिए थे उनके भी समाप्त हो गए। लेकिन जो भू जोतों की स्वामित्व पद्धति यानी जो भूमि जोतने में जो स्वामित्व पद्धति थी उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार भूमि सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जाता रहा। यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उस पर लगातार भूमि सुधार पर बल दिया जाता रहा। कुछ राज्यों ने इस संबंध में कानून बनाए, यानी कुछ राज्यों ने इस संबंध में कानून बनाए, लेकिन सन 1961 के जमींदारी उन्मूलन कानून के साथ ही भू हदबंदी कानून भी सभी राज्यों में लागू किया। यानी 1961 में जमींदारी उन्मूलन कानून के साथ एक भू हदबंदी यानी भूमि की जो हदबंदी है ये कानून भी राज्यों में लागू किया गया। भू हदबंदी का स्तर विभिन्न राज्यों में अलग अलग रहा। यानी जो भू हदबंदी की गई थी यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग रही। हालांकि ये कानून व्यवहारिक दृष्टि से पूर्णतः अप्रभावी सिद्ध हुआ। यानी व्यवहार की दृष्टि से देखें तो ये कानून बहुत ज़्यादा अप्रभावी सिद्ध हुआ, क्योंकि भूमि का हस्तांतरण वैध और हेराफेरी दोनों तरीकों से बड़े पैमाने पर था। यानी ये जो कानून है इस अप्रभावी इसलिए हुआ क्योंकि जो भूमि का जो ट्रांसफर है या भूमि नामकरण है वो वैध और हेराफेरी दोनों तरीकों से हो रहा था। ये मानते हैं कि भूमि के समान वितरण में बहुत कम प्रगति हुई। यानी ये मानते हुए कि भूमि की समान वितरण में कम प्रगति हुई, ये मुद्दा सन 1970 में फिर उठाया गया। यानी 1970 में ये मुद्दा फिर उठाया गया। 72 में राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद भू हदबंदी कानून को फिर से बनाने का निर्णय किया। 1972 में जितने भी राज्य थे उनके साथ विचार विमर्श किया गया और जो भू हदबंदी कानून है इसको फिर से बनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत जोत के आकार को सीमित करने की व्यवस्था, यानी जो खेती का जो जोत का आकार है इसको सीमित करने की व्यवस्था
थी। भूमि सुधारों में काश्तकारी सुधारों के अलावा भू जोतों पर सीमा निर्धारण, ये तो भूमि सुधार में तो काश्तकारी जो किसान थे उनके सुधारों के अलावा जो भू जोत है, जो भूमि को जोतना है उसकी सीमा निर्धारण करना, चाकबंदी करना, सहकारी कृषि, भूमिहीनों में अतिरिक्त भूमि का वितरण आदि कई प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं, जिनको अपनाने से कृषि का उत्पादन बढ़ता है और साथ में सामाजिक न्याय का भी वातावरण तैयार होता है। आज़ादी के बाद भूमि सुधारों की प्रक्रिया मूल रूप से 2 चरणों में विकसित, यानी जो आज़ादी के बाद है भूमि सुधार, ये 2 रूप से 2 चरणों में बंटी। पहला चरण आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हुआ और वह 60 के दशक तक आरंभ रहा, यानी आज़ादी जब हुई उससे लेकर जो 60 का दशक वहाँ तक आरंभ रहा। और इसकी मुख्य विशेषता ये थी, पहला जमींदार जागीरदार जैसे बिचौलियों की समाप्ति, यानी जमींदार जागीरदार और जो बिचौली थे उनकी समाप्ति कर दी गई, यानी उनको हटा देगा। काश्तकारी सुधार, यानी किसानों की जो काश्तकार थे या किसान थे उनकी सुधार, जिनमें काश्तकारों को जोत की सुरक्षा प्रदान की, यानी खेती जोतने की सुरक्षा दी गई। भूमि कर कम किया गया, यानी जो भूमि का टैक्स था वो कम किया गया। काश्तकारों को स्वामित्व के, यानी अपनी जमीन के खुद के मालिक होने के अधिकार दिए गए। भूमि पर हदबंदी की गई। सहकारी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी सरकार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम लगाए गए, कम्युनिटी कार्यक्रम लगाए गए। सुधारों के इस दौर को संस्थागत सुधारों का दौर भी कहा गया, यानी जो सुधारों को ये दौर इसको संस्थागत, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं का इस समय विकास हुआ इसलिए इसको संस्थागत सुधारों का दौर भी कहा गया। 60 के दशक के मध्य या अंत में शुरू होने वाला दूसरा दौर जो है वो हरित क्रांति का दौर था, जिसे तकनीकी सुधारों का दौर कहा गया। यानी इसके बाद जो दूसरा चरण शुरू हुआ वो हरित क्रांति का दौर था, जैसे कहा गया तकनीकी सुधारों का दौर। भूमि सुधार नीति एवं उठाए गए कदम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारों ने काश्तकारों, यानी जो स्वतंत्र आज़ादी के बाद सरकार ने जो काश्तकार हैं, बटाईदार हैं और भूमिहीन मजदूरों की दशा सुधारने के नई भूमि सुधार नीति अपनाई थी, यानी इनकी सबकी दशा जो है सुधारने के लिए नई भूमि सुधार नीति लगाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह निश्चित किया गया कि भूमि का मालिक स्वयं किसान को ही बनाया जाना चाहिए, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में यह तय किया कि जो भूमि का मालिक है वो किसान को बनाना चाहिए, तभी सामाजिक परिवर्तन हो, तभी समाज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस योजना में अग्रांकित भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाने की जरूरत है, यानी इस योजना में जो है पंचवर्षीय योजना में निम्न भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाने की जरूरत है। एक तो मध्यस्थ समाप्त, यानी जो बिचौलिए है इनको समाप्त करना। दूसरा लगान में कमी करना और काश्तकारों को भूमि स्वामी के अधिकार दिलाना, यानी तो लगान में कमी करना, जो काश्तकार थे उनको भूमि का स्वामी का अधिकार दिलाना। जोत पर सीमा निश्चित करना, यानी जोत पर जो है सीमा निश्चित करने की इतनी जोत जो है जोत कर सकेंगे। अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों को वितरण, यानी अगर ज़्यादा भूमि है तो भूमिहीनों को बांट दी जाए। जोतों की चाकबंदी, यानी उसको चाक चौबंद करना, यानी उसकी चाकबंदी करना। और सहकारी कृषि का विकास करना, यानी जो सहकारी कृषि थी इसका विकास करना। अगला था जमींदारी प्रथा को उन्मूलन, यानी जमींदारी प्रथा को इसको खत्म करना। आज़ादी के 1 या 2 वर्षों के अंदर ही सन 49 आते आते कई प्रदेशों में जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून बनाए गए, यानी 1949 तक जो जमींदारी उन्मूलन था, यानी जो जमींदारी प्रथा था इसको समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। लेकिन पंडित नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और सरदार पटेल जैसे जमींदारी उन्मूलन के समर्थक कांग्रेसी नेता समेत कई लोगों के मन में व्यापक आकांक्षा थी, यानी जो पंडित नेहरू है या गोविंद वल्लभ पंत है या सरदार पटेल है जो जमींदारी उन्मूलन के समर्थक थे, उन कांग्रेसी नेताओं में कई शंकाएं थी। उन्हें डर था कि जमींदार अपनी संपत्ति बेचने के लिए अदालतों का सहारा लेंगे और संपत्ति के अधिकारों अपर्याप्त मुआवजे जैसे सवाल उठाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि जमींदार जो है अपनी संपत्ति बेचने के लिए, यानी जो अपनी ज़मीन है उसको बेचने के लिए अदालत का सहारा लेंगे और संपत्ति के अधिकार हैं और अपर्याप्त मुआवजा, यानी उन्हें मुआवजा मिले ऐसे सवाल उठाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों के जमींदार ने जमींदारी उन्मूलन कानून की वैधता का विरोध किया, यानी जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था उसका विरोध किया। और जमींदारी उन्मूलन एक्ट अधिकतर राज्यों में 1956 तक पास किया जा चुका था, यानी 1956 तक है जमींदारी उन्मूलन एक्ट जो है पास हो चुका था। जमींदारी उन्मूलन का अर्थ था करीब 2 करोड़ काश्तकारों को भू स्वामी बनाना, यानी जो 2 करोड़ करीब काश्तकार या किसान थे उनको उनकी भूमि का स्वामी बनाना, यही था जमींदारी उन्मूलन। मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति करना। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जमींदारी, जागीरदारी एवं इनामी जैसे मध्यस्थ भूमि संबंधी अधिकारों को समाप्त किया। यानी तो जमींदारी थी या किसी को जागीरदार या इनामी, ये क्या होते थे, जैसे राजा महाराजा थे पहले किसी को जमींदार बना दिया, किसी को जागीरदार बना दिया, किसी को इनामी भूमि दी थी। जैसे जो मध्यस्थ भूमि संबंधी अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। देश में पड़ी बंजर, परती अथवा अन्य श्रेणी भूमि में से अधिकांश भूमि का जो वितरण है वो भूमिहीनों और सीमांत भूस्वामियों कर दिया। यानी देश में कोई बंजर पड़ी या परती भूमि, खाली पड़ी भूमि थी या अन्य श्रेणी की जो भी भूमि थी
उनका ज़्यादातर जो वितरण है जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको दे दिया गया, या जो सीमांत भूस्वामी थे यानी सीमाओं के पास के भूस्वामी थे उनको दे दिया। अगला पॉइंट है काश्तकारी सुधार। ये पॉइंट जो है हम कल पढ़ेंगे, तो आज हमने इस पार्ट को यहीं तक पढ़ेंगे। आपको ये आज का चौथे पार्ट का पहला वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।